अच्छा जी, ये टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। ये मैं पिछली जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई उसमें मैं बता चुका हूँ। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। हाँ। इसमें ये है कि इसकी स्टेटमेंट ये है कि जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, यानी T1, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हमने T से रिप्रेजेंट किया था हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, तो इनिशियल क्या हो जाएगी, T1 m1 स्क्वेयर, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। उस पार्टिकल पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, जब वो कब कहाँ पे मूव करेगा, किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट पे मूव करेगा, वो किसके इक्वल होगा, फाइनल जो यहाँ पे इस पॉइंट पे उस पार्टिकल की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके इक्वल होगा। ये है आपका वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल। T1 प्लस जो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। T1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा U12 क्या है, ये है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कब, जब वो मूव कर रहा है किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पोजीशन। और वो किसके इक्वल है, ये दोनों का एडिशन वो इक्वल है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के। तो ये मैंने अब चीज बताई कि वर्क जो है कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी नॉन नेगेटिव होती है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो है हाफ एम वी स्क्वेयर। मैश जो है वो क्या है, मैश हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, नेगेटिव को, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इज ऑलवेज पॉजिटिव। खैर, हम इस प्रिंसिपल को जरा प्रूफ करते हैं। ये जो आगे प्रूफ हुआ हुआ है इसको हम प्रूफ करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका। अच्छा, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि इवन जो मोस्ट जनरल केस है पार्टिकल मोशन का, उसको भी स्टडी किया हमने यूजिंग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एनी गिवन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कोई भी, लेट्स सपोज, चलो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। आवाज आ रही है ना? यस सर। लेट्स सपोज ये कोई एक पाथ है और पार्टिकल की पोजीशन ये है। ठीक है, तो किसी भी गिवन पोजीशन, लाइक ये जो पोजीशन है, तो हम इस पार्टिकल के जो है ना टेंजेंशियल दो एक्सिस, मैंने ये इसका प्रूफ भी करवा चुका हूँ, दो एक्सिस होंगे यहाँ पे, एक इसके लॉन्ग टेंजेंट, इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सिस। और इस टेंजेंशियल एक्सिस के बिल्कुल एक परपेंडिकुलर एक्सिस होगा, इस एक्सिस को हम कहेंगे नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, और जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो क्या है, टेंजेंट टू द पाथ, इस पाथ के क्या है, अलोंग द टेंजेंट। और जो आपका नॉर्मल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर किसके है, इस टेंजेंशियल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल एक्सिस कहाँ पे पॉइंट्स, नॉर्मल एक्सिस ऑलवेज ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट कर रहा है। और जो टेंजेंशियल एक्सिस है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये है, ये पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल।
तो अब जो इस पार्टिकल पे ये जो पार्टिकल है ये वाला, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट कर रही है उसको जाहिर है हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। उसका एक कंपोनेंट क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन, इसको मैं कहूँगा टेंजेंशियल फोर्स, FRT, T फॉर टेंजेंशियल। और एक उसका इधर इस नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब नॉर्मल एक्सिस की तरफ एक कंपोनेंट होगा, वो कौन सा होगा, फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, FRN। मैंने इसको यूं लिख, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F इज इक्वल टू MA. ma, ठीक है। अगर इस फोर्स टेंजेंशियल फोर्स एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब अगर मैं इस टेंजेंशियल फोर्स का निकालूं, फोर्स का कंपोनेंट, तो क्या F की जगह में क्या लिख दूंगा, FRT, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट, मैस, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखूंगा, AT, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब ये AT जो है किनेमैटिक्स में, ये मैंने ड्राइव करवाया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी एस, ये प्रॉपर मैंने डेरिवेशन करवाई है इसकी, ठीक है। वी डी वी डिवाइडेड बाई एस, वी वी डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ AT। अब ये जो चीज़ है AT, इसको मैंने जब इसमें पुट किया, इस वैल्यू को प्लग किया इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, FRT इज इक्वल टू M, AT की जगह पुट कर दिया V dV डिवाइडेड बाय DS, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, अब इसी को इधर ही लिख लेता हूँ, इसी को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इस DS को इधर आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी ये जो DS है इक्वेशन की दूसरी साइड जाके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास मल्टीप्लाई बाय DS इज इक्वल टू MV, ये बच, ठीक है। ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स, अगर लेट्स सपोज ये पार्टिकल जो है मूव फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, यानी कि ये पार्टिकल मूव किया किसी पोजीशन S1 से पोजीशन S2 पे, ठीक है, ये पोजीशन है S2, ये पोजीशन है S1, ठीक है। सपोज कर रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है कि मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इक्वेशन को फ्रॉम S1 टू S2, कैसे, इसको मैं मिटाता हूँ,
मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन की फॉर्म में, S1 to S2 F R3 into D of S। ठीक है, इस वाली चीज को लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब ये वाली एम डी एम वी डी वी इंटीग्रेशन एम वी डी वी। अब यहाँ पे वेलोसिटी है क्योंकि डी वी है, तो वेलोसिटी का लिमिट आएगी V1 टू V। ठीक हो गया। अब इस चीज को मैं, फोर्स को मैं बाहर ले आया, ठीक है, और इसकी ds की इंटीग्रेशन कर ली, और इसकी इंटीग्रेशन की तो क्या आया आंसर मेरे पास, s। ठीक है, और s की लिमिट क्या होगी, S1 से S2। ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं मैश को बाहर ले आया और v की इंटीग्रेशन की, तो v की इंटीग्रेशन आई V² डिवाइडेड बाई 2 V1 से V2 तक। ठीक है, जब इस ओवरऑल इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सॉल्व किया, मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है ये। फाइनल सॉल्व करने के बाद मेरे पास आता है इक्वेशन की इस साइड पे मेरे पास क्या आता है, इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वेयर। जब उसको मैं सॉल्व करूंगा ना ओवरऑल, जब आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे सॉल्व कर, और इस साइड पे जो चीज बचती है वो बचती है F क्रॉस S, और वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। वो चीज बनेगी सिग्मा U 1 से 2 तक, क्योंकि वो चीज वर्क डन के इक्वल आती है। फाइनल मेरी इक्वेशन बनी ये। इसमें ये जो चीज है ये क्या है, टोटल वर्क डन टू दिस पार्टिकल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो टोटल वर्क डन टू दिस पार्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, इसमें तो हमने इस फोर्स को डिस्कस किया, टेंजेंशियल फोर्स। ये फोर्स किधर गई, नॉर्मल फोर्स, कोई बता सकता है। टेंजेंशियल फोर्स को लेके मैंने प्रूव किया, ये देखो टेंजेंशियल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किधर गई, आवाज आ रही है, जी यस सर सर आ रही है। सर ये फोर्स किधर गई। ये देखो ना यार, मैंने बताया भी था कि वर्क को हम जब डिफाइन करते हैं, वो क्या डिफाइन करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग इट्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इट्स डायरेक्शन। लेकिन नॉर्मल फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है पाथ के, तो therefore is uh, there will be no displacement along the direction of normal force। नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने हमेशा वो कंपोनेंट लेना है डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन के अलोंग लेना है। इस वजह से हमने टेंजेंशियल फोर्स का कंपोनेंट लिया, नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क नहीं होगा कंपोनेंट की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मल फोर्स नेवर डज वर्क, याद रखना, क्योंकि वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा खैर, ये जो है ये क्या बता रहे हैं हमें, टोटल वर्क डन टू द पार्टिकल बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे केस में अभी कौन सी फोर्स थी, टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि टोटल वर्क डन टू दिस पार्टिकल बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस।
मोशन कहाँ से हुआ, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो इक्वेशन की ये साइड है, ये वाली, ये क्या बता रही है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इस चीज के बारे में बता रही है। तो मैं बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, ये भी बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होती है। और क्यों होती है ये भी बता चुका हूँ। खैर, तो ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, इसको मैं पहले इरेज कर दूँ। फाइनल इक्वेशन लिखी थी हमने, वो दोबारा एक दफ़ा लिखते हैं। हमने फाइनल इक्वेशन लिखी थी, सिग्मा यू फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी क्या थी, स्टेट वन थी यहाँ पे, ये स्टेट वन थी ना, और ये स्टेट टू थी, यानी ये इनिशियल पोजीशन थी। यहाँ फाइनल स्टेट वन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, टी वन है ना। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं नाम दूं टी वन, और इस यहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी टी टू। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी टू, और इसकी जगह टी वन। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ, सिग्मा यू वन टू इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। चेंज इन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, चेंज है ना, चेंज इन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल है, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन टू द पार्टिकल। इट इज इक्वल टू चेंज इन पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल वर्क डन टू द पार्टिकल। ये तो ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्क। मजीद इसको एक तरह से और भी लिख सकते हो, एक इस तरह लिख दिया पहला, मतलब पहली दफा मतलब याद इस तरह लिख लिया, इस तरह लिख लिया, और थर्ड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं ये टी वन अलग ले जाऊँ। मैंने प्रूफ करना था ना, मैंने स्टार्ट में आपकी टेबल दिखाई दी, इधर ही रहने दो, टी वन उस साइड पे ले जाओ। मैंने क्या किया, ये टी वन है, ये उस साइड पे ले जाता, तो ये हो जाएगा टी वन उधर चला गया, प्लस सिग्मा यू वन टू इज इक्वल टू टी टू। यही चीज थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन, जो मैं कहा था हमने प्रूव करा। प्रूव ऑलरेडी हो चुकी थी, सिर्फ इसको क्या किया, शफल किया, प्लेसमेंट किया, इक्वेशन को एडजस्ट किया। तो ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्लस एक्सटर्नल वर्क डन टू दिस पार्टिकल ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये किसके इक्वल है, इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। और अगर मैं स्लाइड पे जाके दिखा दूं, ये यही चीज है जो हमने भी प्रूव की है। ठीक है, ये स्लाइड में आगे प्रूव
कोई भी है ये वही चीज जो अभी मैंने प्रूव कराई है, ये वही प्रूव है। अब ये तो हम बात कर रहे थे एक पार्टिकल की, ठीक है, सिर्फ एक पार्टिकल की ये मैं बात कर रहा था। अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये क्वेश्चन अब ये जरा ध्यान में रखना, मैं दोबारा लिखूंगा तो वो मैं हवाला इसी का दूंगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वही है प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी ये मेरे पास 3D में मैं अगर बना लूँ, ये लेट्स सपोज मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इधर 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 इधर, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई फोर्स F1 लग रही है, यहाँ पे कोई फोर्स F2 लग रही है, इधर कोई फोर्स F3 लग रही है, सिमिलरली यहाँ पे रैंडम फोर्सेस F4 लग रही है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी वही वाला इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी अप्लाई हो सकता है। वो क्या था प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, अभी जो पीछे हमने लिखा था, T1 प्लस सिग्मा यू 1 to 2 इज इक्वल टू T2, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इस केस में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे T1 की जगह हम क्या कर देंगे, सम ऑफ T1, यानी सम ऑफ ऑल, अब एक पार्टिकल नहीं है, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ फोर्सेस भी देखो 4 है। यहाँ पे हम T1 की जगह डेल्टा T1 लिखेंगे, वर्क डन ऑब्वियसली वही रहेगा, T2 की जगह सिग्मा T2 लिखेंगे, यानी सिग्मा T1 और सिग्मा T2 से रिप्लेस कर देंगे फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये क्या है, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। ये क्या बता रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ये चीज T1 सिग्मा T1 बता रही है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम एट स्टेट 1, ठीक है, एट इनिशियल स्टेट। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है टोटल वर्क डन टू द सिस्टम बाय ऑल द एक्स टोटल फोर्सेस, बाय ऑल द एक्स मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस, total work done to the system by all the x number of forces during the process from state 1 to state 2, यानी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेट पे जाते हुए। और ये क्या चीज बता रही है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बता रही है पार्टिकल्स की एट स्टेट 2 और एट फाइनल स्टेट जो स्टेट 2 है, ठीक है। एक चीज याद रखनी है, ये इक्वेशन यूज करते हुए एक एजम्पशन हम करते हैं, एज्यूम करते हैं एक चीज, जब ये इक्वेशन यूज करनी है फॉर सिस्टम पार्टिकल्स, कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता पार्टिकल इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि पार्टिकल आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे ना, जब वो इंटरेक्ट करेंगे उनकी वजह से एनर्जी लॉस भी होगा, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, हम एज्यूम ये करते हैं कि नो एनर्जी लॉस ड्यू टू पार्टिकल इंटरेक्शन। तो ये इक्वेशन लगाते हुए ये एजम्पशन लाजमी आपने याद रखनी है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस ड्यू टू पार्टिकल इंटरेक्शन। मतलब क्या कि अगर पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हो एक दूसरे के साथ तो एनर्जी लॉस होगा उनकी वजह से। ये जब पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, ठीक है, हीट की फॉर्म में हो सकता है एनर्जी लॉस, साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो फिर उस सूरत में ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए हमने क्या अजम्पशन करनी है, एनर्जी लॉस जो है ना वो कोई भी नहीं है, नो एनर्जी लॉस है ड्यू टू पार्टिकल इंटरेक्शन, यहाँ पे जो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं। अदरवाइज एनर्जी लॉस अगर हम ये एज्यूम ना करें
आइडियल केस, रियलिस्टिक केस में एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू पार्टिकल इंटरेक्शन, तब ये इक्वेशन वैलिड होती है इसके लिए। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी ये इक्वेशन लग सकती है। अच्छा, मैं उधर जाता हूँ आपकी स्लाइड्स पे। ठीक है, ये मैंने वही चीज़ें बताई हैं। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, वर्क ऑफ फ्रिक्शन कॉज बाय स्लाइडिंग। ये जो चीज़ है ये आप ऑलरेडी पीछे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कर चुके हो, ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब वर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कॉज बाय स्लाइडिंग, ये नजर आ रहा है ना? नजर आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, ये अब उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे स्लाइड करवाते हो, इस पे फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे पुलिंग फोर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट यूं वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगी। सिमिलरली इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उस वक्त जो उस पे कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, वो कौन सा कोफिशिएंट होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा सरफेस पे, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो एफ किसके इक्वल होगी? म्यू के इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी आएगी। ठीक है, ये चीज़ है म्यू के इंटू एन, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। अगर वो स्टेशनरी होता तो उस वक्त कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू के की जगह में क्या पुट करता? म्यू एस पुट करता। ठीक है, तो सिंपल इसकी जो इक्वेशन है, देखो ऑब्जेक्ट ने मूव करना है, वर्क डन होगा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और दूसरा इसमें से माइनस भी होगा। मतलब अगर मैं इसको लिखूं, इसका वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, यानी ये पॉइंट कोई 1 है, हमने यहाँ तक जाना है किसी पॉइंट तक, 1 to 2 पॉइंट तक नहीं जाना है। तो कितना होगा? P जो फोर्स लग रही है, क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लेट्स सपोज एस डिस्टेंस कवर किया इस ब्लॉक में, तो P मल्टीप्लाई बाय एस
अब इसमें से माइनस करूंगा मैं, क्या माइनस करूंगा, जो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। तो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस कितनी क्रिएट हो रही है, वो हो रही है इतनी म्यू के एन इंटू एस, यानी फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पुलिंग फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और पुलिंग फोर्स जो लग रही है वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, एस कवर कर रही है बॉडी, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस म्यू, क्योंकि मैंने माइनस करना है, म्यू के इंटू नॉर्मल, ये क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स इंटू, लेकिन इसमें एक चीज ये इसमें सबसे पहले ये कि पी क्या है, पी पुलिंग फोर्स होना ऑब्जेक्ट, म्यू के क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये ओवरऑल, तो म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये ओवरऑल जो है म्यू के एन, ये किसके इक्वल है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, एफ। ठीक है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल जो फ्रिक्शन फोर्स कॉज बाय स्लाइडिंग, उसके लिए वर्क की जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, पुलिंग फोर्स जो उसको सॉरी जो पुश कर रही है ब्लॉक को, मल्टीप्लाई बाय एस उसका डिस्प्लेसमेंट, उसमें से माइनस की क्या, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। के बाद एक टॉपिक और है वो करना है, मैं आपको नई लिंक भेजता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक अभी मैंने शुरू कराया फिर वो बीच में बंद हो जाएगा। ये इसमें से प्रॉब्लम है, इसमें इस फ्रिक्शन वाले में कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है? इसमें कोई मसला है, इस नो सर। फ्रिक्शन नो कोई सर। मसला? ठीक है, मैं आपको वो भेज रहा हूँ, एक आखिरी लिंक भेज रहा हूँ, वो थोड़ा सा 20 एक मिनट उसमें चाहिए।